हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे कार्ल मार्क्स का नेक्स्ट थियरी, दैट इज़ मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था व्हाट इज़ आरओपी एंड एफओपी। ठीक है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए रिलेशन होता है बिटवीन मैन एंड थिंग्स, और हमें प्रोड्यूस करने के लिए एफओपी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन की नीड होती है, लाइक टूल्स, टेक्निक, स्किल्स। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो मार्क्स का कहना है कि हर एक स्टेज में अगर आप हिस्ट्री उठा के देखते हो तो सोसाइटी के हर एक स्टेज में मोड ऑफ प्रोडक्शन है। मोड यानी कि ज़रिया, यानी कि वे, तरीका, जो प्रोड्यूस करने का तरीका है वो हमेशा क्या है, चेंज होता रहा है। तो कैसे चेंज होता रहा है ये हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। ओके, सो मार्क्स डिफाइंस इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्टेजेस। ठीक है, हर एक स्टेजेस में उन्होंने बताया है कि कैसे प्रोडक्शन हुआ है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है मैनकाइंड का, जिसे वो कहते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक एक मोड यानी स्टेज, स्टेज ऑफ प्रोडक्शंस। सो ही हैज़ कंसेप्चुलाइज द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ 6 स्टेजेस। वो कहते हैं कि 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन देखने मिलेंगे, 6 टाइप से आपको देखने मिलेगा कैसे कैसे हर एक स्टेज पे सोसाइटी इवॉल्व हुई है। ठीक है, कैसे प्रोडक्शन चेंज हुआ है हर एक स्टेज पर आकर। सो व्हेन अ सेट ऑफ आरओपी एंड एफओपी बिकम ऑब्सोलेट, न्यू वंस कम इनटू पिक्चर। जैसे ये पुराने वाले जो एफओपी है, जैसे ये बदल जाते हैं, डायनामिक हो जाते हैं, देन चेंज आता है, एंड देन न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन आता है। ठीक है, एंटर करता है। सो रिवॉल्यूशन इज ऑफन रिक्वायर्ड टू चेंज द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, रिवॉल्यूशन होगा, पहले आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन चल रहा है, फिर दो क्लास के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, रिवॉल्यूशन करेगी एक क्लास, एंड रिवॉल्यूशन के बाद आपका न्यू एमओपी यानी कि न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। सो हम एक एक करके 6 मोड्स को, ये 6 स्टेजेस को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि स्टार्ट में जब सोसाइटी की शुरुआत थी, हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो स्टार्ट में प्रिमिटिव सोसाइटी थी और वहाँ पर सब इक्वल थे। इक्वल एक्सेस टू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी लैंड, स्किल्स, जो भी टूल्स वगैरह थे, वहाँ पे सबका इक्वल एक्सेस था। किसी के पास कम ज़्यादा नहीं था, कोई ओनर नॉन ओनर नहीं था, सबके पास क्या था, इक्वल एक्सेस था। एंड सोसाइटी वॉज अ हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी, बिकॉज हंटिंग गैदरिंग, ठीक है, हमने पढ़ा है स्टोन एज वगैरह जो जो पीरियड है वैसे टाइप की बात कर रहे हैं वो। सो देर वॉज डी फैक्टो इक्वालिटी इन सोसाइटी। डी फैक्टो यानी कि रियल, रियल इक्वालिटी, तभी रियल इक्वालिटी देखने मिलती थी सोसाइटी में ड्यूरिंग प्रिमिटिव कम्युनिज्म। सो आरओपी वॉज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, यानी कि जो रिलेशन था मैन का आपस में, वो एक कोऑपरेशन से चलता था, सब मिलजुल कर रहते थे, सब इक्वल थे, बहुत अच्छा अच्छा विन विन सिचुएशन, गुड सिचुएशन था उस टाइम पे सब। विद द इन्वेंशन ऑफ न्यू टूल्स, न्यू फोर्सेस बिकम सोफेस्टिकेटेड। अब जैसे जैसे मैन पहले तो हंटर गैदरर था, ठीक है, पर जैसे वो टूल्स बनाने लगा और न्यू न्यू टूल्स आने लगे, तो ऑब्वियसली अभी जिसने बना है वो क्या बन गया, मास्टर बन गया, बिकॉज उसने टूल्स कुछ अच्छा अच्छा इन्वेंट कर दिया, कुछ न्यू इन्वेंट कर दिया। तो फिर ये सब रिलेशन जो थे, जो कोऑपरेशन था, वो बिगड़ने लग गया, इनबैलेंस होने लग गया सब कुछ। तो कम्युनल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी स्टार्टेड ब्रेकिंग। तो ये जो भाईचारा था, कोऑपरेशन था, वो सब क्या हो गया, ब्रेक होने लग गया। न्यू फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्डर इमर्ज विद इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। जैसे कि मैंने ये एक्सपर्टीज़ कर दी ये टूल बनाने में, तो मैं इसकी ओनर हो गई, तो ये ओनरशिप वाला कंसेप्ट आ गया। तो ये न्यू सोशल ऑर्डर इमर्ज होने लगा, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, मास्टर वर्सेस स्लेव्स का कंसेप्ट हो गया, कि एक क्लास जिसने इस पे टूल्स पे कब्जा पा लिया, जिसको मास्टरी कर दी, वो मास्टर्स कहलाए, जिसको नहीं कर पाए वो स्लेव्स बन गए, उनको डिपेंड होना पड़ा, बिकॉज मैं ओनर हूँ, अभी आपको टूल्स यूज़ करना है तो आपको मेरे सामने झुकना पड़ेगा, ठीक है, मेरी बात माननी पड़ेगी। तो दूसरे क्या हो गए, स्लेव्स बन गए। तो इस तरह से क्या हो गया, एंटागोनिज्म, यानी कि जो है मतभेद चालू हो गया। ओनर्स इमर्ज्ड एज मास्टर्स एंड डिपेंडेंट्स बिकेम स्लेव्स। तो ये सबसे पहला स्टेज था, ठीक है, जब पहले शुरुआत में सब अच्छा अच्छा था, फिर धीरे धीरे जैसे ही प्रोडक्शन शुरू हो गया, जैसे ही कुछ नया सीख लिया, कुछ नए टूल्स बनाने आ गए मैन को, तो फिर क्या हो गया, क्लासेस में बंटवारा हो गया। देन आगे चल के क्या होता है, वो कहते हैं कि अभी टूल्स तो आ गए, अभी मैन को और भी कंट्रोल आने लगा ओवर स्किल्स एंड टूल्स। ठीक है, ये कंट्रोल जो है वो बढ़ता गया और न्यू न्यू टेक्निक्स मैन ने सीख ली। दिस मोड सिम्बलाइजेज एंशियंट स्लेवरी इन विच स्लेव्स डिडेंट हैव कंट्रोल ऑन देयर लेबर। तो अभी स्लेव्स बन गए थे, इनके पास खुद के ही अपने लेबर पे ही कंट्रोल नहीं था, जो मास्टर्स बोलता था वो इनको करना पड़ता था, बिकॉज दे बिकेम डिपेंडेंट। सो स्लेव्स वर एक्सप्लॉइटेड एंड दे रिवोल्टेड। और जैसे मैंने कहा, मार्क्स की थियरी क्या कहती है कि दो क्लास होगी, फिर एक्सप्लॉयटेशन एक के साथ होगा, फिर वो क्लास जो एक्सप्लॉयट हो रही है वो रिवोल्ट करेगी और न्यू सोशल ऑर्डर होगा। तो सेम यहाँ पे मास्टर वर्सेस स्लेव्स हो गया था, ठीक है, ये आप याद रखना, यू कैन मेक अ डायग्राम। तो स्लेव्स जो है उन्होंने रिवोल्ट किया, एंड देन न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन आ गया, जो कि था फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन।
तो सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू लैंड ओनिंग फ्यूडल लॉर्ड्स एंड लैंडलेस सर्व्स। तो पहले हमने देखा कि फर्स्ट स्टेज में क्या है, स्किल्स या टूल्स पे मास्टरी कर ली लोगों ने, बट अब धीरे धीरे लैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ गई और लोगों ने लैंड की ओनरशिप एक्वायर करना शुरू कर दी। तो जिसके पास लैंड था वो फ्यूडल लॉर्ड्स कहलाए, जो लैंड नहीं कंट्रोल कर पाए उनको लैंडलेस सर्व्स बनना पड़ा। सो लैंड वॉज सेंट्रल टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। फ्यूडल लॉर्ड्स कंट्रोल द लैंड एंड सर्व्स वेर डिपेंडेंट्स। Serfs were free but were forced to cultivate on the land of feudal lords and had to pay tax। ठीक है, तो इनको टैक्स पर पे करना पड़ता था बिकॉज लैंड फ्यूडल लॉर्ड्स की थी। तो अब उनकी लैंड पे काम करोगे तो यू हैव टू पे टैक्स। तो ये टैक्स इंक्रीज होता गया तो इनका एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ गया। तो यहाँ पे आप ये स्टेज में कह सकते हो इट इज़ फ्यूडल लॉर्ड्स वर्सेस सर्फ्स। तो यहाँ पे भी आपको एंटागोनिज्म देखने मिल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल रही है दो क्लास में। फिर अब ये जो क्लास एक्सप्लॉयट हो रही है यानी कि सर्फ्स वाली क्लास, वो क्या करेगी, अगेन रिवॉल्यूशन करेगी। इन्होंने भी रिवॉल्यूशन किया एंड देन ये धीरे धीरे चेंज हो गया, क्या आ गया फिर, कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये करंट जो हम ये कहते हैं कि जो ये कैपिटलिज्म है ये आज भी हम देखते हैं, ये क्या है, करंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आज के दौर में हम इस मोड में ही हैं जहाँ पे कैपिटलिस्ट क्या कर रहे हैं उनका सब चल रहा है। ठीक है, मार्केट और कैपिटलिज्म पे दुनिया चल रही है। सो कैपिटल इज सेंट्रल टू प्रोडक्शन। ठीक है, आपको कुछ प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल चाहिए, तो अभी और चीज़ें ऐड हो गई, अभी लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, बहुत कुछ ऐड हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई तो सोसाइटी डिवाइड हो गई। अब जिसने इन सारी चीज़ों पे सारे एफओपी पे कंट्रोल पा लिया वो बन गए हैव्स, जिनके पास नहीं था वो बन गए हैव नॉट्स। तो यहाँ पे लड़ाई देखने मिलती है बिटवीन ब्रिजवाज एंड प्रोलेटरेट, यानी कि इनको फ्रेंच टर्म्स है ये। ठीक है, हैव्स को ये कहते हैं बुर्जुआज, यानी कि जो जिनके पास है, जो ओनर है, एंड जो लेबर्स है उनको ये कहते हैं प्रोलेटरेट्स। ठीक है, सो लेबर प्रोड्यूसेस वेल्थ बट आर पेड टू लो। ठीक है, तो यहाँ पे वेल्थ तो प्रोड्यूस हो रही है बट प्रॉफिट आप देखते हो, कैपिटलिस्ट ओनर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, उनके पास अच्छा खासा प्रॉफिट वो अर्न करते हैं, बट लेबर्स, फैक्ट्री वर्कर्स की जो कंडीशन होती है उनको वेजेस इतनी नहीं मिल पाती है। सो कैपिटलिस्ट टेक अवे द सरप्लस, लेबर स्टार्ट फीलिंग एलिनेटेड एंड दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। फिर लेबर्स अभी ये क्या करते हैं कि अभी तो हुआ नहीं बट आगे आप देखोगे फ्यूचर में क्या होगा, अभी ये लेबर्स जो है ये बहुत एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये रिवोल्ट कर देंगे और सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, इनका मैक्स का कहना है ये। तो आज तो हम इसी स्टेज पर है, फ्यूचर में क्या होगा ये भी मार्क्स बता के गए हैं। तो दो स्टेजेस बता के गए हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, कि फ्यूचर में सोशलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा। जो ये लेबर्स थे, प्रोलेटरेट थे, वो टॉपल करेंगे, यानी कि बुर्जुआज को रिवॉल्यूशन में मात दे देंगे एंड कंट्रोल करेंगे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को। देन देयर विल बी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट्स, यानी कि इनका राज होगा बट वो कुछ ही समय तक होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वर्कर्स के ये भी कम ख़त्म एंड हो जाएगा और एक क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी, जिसको वो एडवांस कम्युनिज़म कहते हैं, जहाँ पर एफओपी जो है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम्युनली ओन्ड होगा, यानी कि इक्वली। जैसे शुरुआत में हमने देखा था कि इक्वल एक्सेस था सभी क्लासेस को, तो वैसे ही होगा इस स्टेज में भी। यहाँ पे कोई क्लासेस नहीं होगी, कोई ऊपर नीचे कोई इनइक्वालिटी देखने नहीं मिलेगी। नो स्टेट पर्सनस ट्रू सेल्फ विल बी री इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, लोग अभी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऊपर नीचे कोई महान छोटा तो है नहीं, तो लोग एक्चुअल में वही काम करेंगे जो उनको पसंद था, जो ताकि वो खुद से ट्रू सेल्फ यानी अपने आप से री इंटीग्रेट हो पाए। यानी कि अभी तो हम किस काम के पीछे भाग रहे हैं जिसमें पैसा हो, यानी कि आपका मन नहीं भी हो तो भी आप वो काम कर रहे हो बिकॉज यू हैव टू अर्न मनी। ठीक है, बट ये क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, यहाँ पे सबको एक्सेस रहेगा तो कोई लालच नहीं होगा, लोग सबको इक्वली सब कुछ मिल रहा होगा, तो लोग वही करेंगे ना जो एक्चुअल में वो करना चाहते हैं या जो उनको पसंद है। तो दिस विल लेट देम री इंटीग्रेट विद देयर सेल्फ एंड नो अनइक्वल आरओपी कलेक्टिव प्रोडक्शन होगा। ठीक है, सब विन विन सिचुएशन अगेन। ने जो हम लोग एंटागोनिज्म डायलेक्टिक दिख रहे थे कि अपोज होता है, दो क्लास में कॉन्फ्लिक्ट है, वो सब सीज हो जाएगी, कुछ भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट देखने नहीं मिलेगा। तो ये फ्यूचर की बातें है, ये होगा कि नहीं ये तो फ्यूचर है, तो इसका बहुत क्रिटिसिजम्स भी हुआ है। तो क्रिटिसिज्म इज हिज फ्यूचरिस्टिक यूटोपिया नेवर अराइव्ड इन कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो यूटोपिया यानी कि जो इक्वालिटी की बात करते हैं ना, कि इक्वालिटेरियन सोसाइटी की बात करते हैं कि कम्युनिज्म आ जाएगा, फिर क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, इनइक्वालिटी नहीं, इनइक्वालिटी रहेगी वहाँ पे नहीं, वहाँ पे सब कुछ इक्वल रहेगा। तो ये कहते हैं कि आप कम्युनिस्ट कंट्रीज़ को देख लो, फॉर एग्जांपल रशिया है, ठीक है, जो भी चाइना कम्युनिस्ट कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी आपको कभी इक्वालिटी देखने तो मिल नहीं रही है। तो मतलब कि कम्युनिज्म में भी इक्वालिटी हो ये तो ज़रूरी नहीं है। तो ये एक मेजर क्रिटिसिज्म है। और लोग और भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि प्रोलेटरेट नेवर टेकन अ लीडिंग रोल इन टॉपलिंग कैपिटलिज्म। तो आप दूसरे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में भी देख लो कि जो भी लेबर्स है उन्होंने कभी पूरा कंट्रोल लिया ही नहीं। देन नॉट एवरी सोसाइटी हैज़ सेम मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अभी आपने जो ये इन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन बताया कि पहले स्लेव्स और मास्टर्स का था, फिर फ्यूडल लॉर्ड्स और
सर्व्स के बीच में लड़ाई थी, फिर कैपिटल और अभी लेबर्स के बीच में है। तो ये हर जगह सेम नहीं है ना, ये तो आप यूरोप की, आप जहाँ पे वो रहते थे जर्मनी यूरोप वहाँ की आप बात बता रहे हो। बट व्हाट अबाउट एशिया, एशिया का मोड ऑफ प्रोडक्शन ही डिफरेंट था, ठीक है। देन नैरो एम्पिरिसिज्म है, यानी कि नैरो ऑब्जर्वेशन किया है उन्होंने, खाली एम्फोसाइज किया है प्रोडक्शन पे और कंजम्पशन पैटर्न पे, तो उन्होंने फोकस ही नहीं किया है। देन ही इग्नोर फेमिनिस्ट डायमेंशन ऑफ प्रोडक्शन एज पेट्रियार्की इज ऑल्सो सीन एज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये कहते हैं कि खाली कंट्रोल पाने से यहाँ पे ये मोड ऑफ प्रोडक्शन या फिर इनइक्वालिटी नहीं है, पेट्रियार्की का भी एक अलग रोल है जो आपने मिस आउट कर दिया, कि उसकी वजह से भी क्लास में बहुत सारा इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलता है। देन इनइक्वालिटीज आर लाइकली टू रिमेन ड्यू टू डिफरेंसेस इन सोसाइटी। तो यही है कि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में भी आज तक इनइक्वालिटी कम्प्लीटली आ नहीं पाई है, राइट। सॉरी, या तो कम्युनिस्ट सोसाइटी में भी इनइक्वालिटी तो कहीं ना कहीं रहने ही वाली है, बिकॉज नेचुरली मैन में डिफरेंसेस है। तो नेचुरली अगर डिफरेंसेस है तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं प्रिवेल करेगी ही, भले वो फिजिकली हो, कैसे भी हो, मेंटली हो, सोच डिफरेंट होती है, हर कोई इंसान एक होता ही नहीं है। तो इनइक्वालिटी कैसे मिट सकती है, कुछ ना कुछ और चीज़ पे लोग मास्टरी करेंगे तो वापस इनइक्वालिटी तो रहने ही वाली है। तो ये क्रिटिसिजम्स ऑफ मार्क्स का थियरी मोड ऑफ प्रोडक्शन। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस चैप्टर, you can let me know in the comment section below. Thank you for watching.